प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार, प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार, प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार, प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। इतनी लो एनर्जी क्यों है? हाई एनर्जी से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। आज रात्रि सत्र में आप सभी का पुनः दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ जी, बजाइए, ताली बजाइए। स्पेशली आए हैं सत्र के लिए तो ताली तो बनती है। हमारे बीच में आज विशेष अदिति सिंगल बहन दिल्ली से पधारे हैं। आप सभी से मिलने के लिए विशेष सत्र के लिए आए हैं। हम जोरदार तालियों के द्वारा अदिति बहन का स्वागत करते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि बैच के द्वारा और पुष्प गुच्छ के द्वारा अदिति बहन का स्वागत करेंगे और हम सभी ताली बजाते रहें। अदिति बहन का संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूँगी। आप डायनेमिक माइंड्स ग्रुप की सीईओ हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेमोरी ट्रेनर, लेखिका, प्रेरक वक्ता और काउंसलर हैं। साथ ही साथ आप स्पेशलिस्ट हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जोरदार ताली बजाएंगे। सबसे बड़े गणित पाठ को पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी और फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं।
आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ मेमोरी ट्रेनर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप पिछले 16 साल से राजयोग का अभ्यास अपने परिवार के साथ कर रहे हैं और आपके कई प्रोग्राम्स टीवी में भी आते हैं, जिसमें हम होंगे कामयाब, जो एक बच्चों के लिए वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है। साथ साथ आप टेडिक्स में भी स्पीकर हैं। तो ऐसी अनुभवी मूर्त स्किल्ड हमारी अदिति बहन के लिए मैं कहना चाहूँगी, ज्ञान योग का प्रत्यक्ष दर्पण, प्रभु पिता पर सर्वस्व समर्पण, रग रग में ज्ञान योग की खुशबू समाई, जहाँ भी आपके कदम पड़ते अदिति बहन बना देते हर मन उपवन। बहुत बहुत पुनः हम स्वागत करते हैं और आज आप अपने अनुभव सुनाएंगे और साथ साथ एम्पावरिंग फैमिली आपका टॉपिक है, कैसे हम परिवार को एम्पावर कर सकते हैं, उसके अनुभव हमारे बीच में रखेंगे अदिति बहन। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे लगता है ये सत्र जो है रात को 9 से 10 बजे, किसी को लगता होगा शायद सारे दिन के थके हुए हैं, अभी एक और कुछ सुनना है, और मुझे लगता है ये एक मी टाइम होता है ना, सारे दिन के कारोबार को समेट के और उसके बाद हम जैसे अपने साथ बैठते हैं। तो 2 दिन से मैं जो सुन रही थी अपने बहुत सुंदर वक्तागणों को, हमारे गेस्ट स्पीकर्स भी, हमारी दीदियों को भी, तो मुझे अपने पिछले 16 साल की जर्नी याद आ रही थी। जो सुंदर सुंदर अनुभव परमात्मा ने कराए, उनकी शिक्षाओं ने, और एक जिसे कहना चाहिए जीवन को पलटाने वाली ऐसी सुंदर शिक्षा हमें यहाँ से मिली, उसी को कुछ आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसलिए कोई लेक्चर नहीं है, कोई क्लास नहीं है, दिल से दिल की बात है, अपने अनुभवों की लेन देन है। तो सबसे पहले तो जब फैमिली को एम्पावर करने की बात आती है, जो हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि मैं खुद में उस सशक्तिकरण को किस रूप से देखती हूँ या महसूस करती हूँ, जिसके आधार से मुझे लगा कि हाँ, अब मैं खुद सशक्त हूँ, तो उस मेरे देखने की जो नज़रिया है वो सशक्त है। और कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है, तो संकल्प जब सशक्त होते हैं, हमारे श्रेष्ठ होते हैं, तो हमारी सृष्टि भी अच्छी बनती चली जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर समझी उस स्वयं के बारे में, जो आपका भी पहला लेसन, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, है ना। ये बात तो हमने सुनी, लेकिन इस बात का सिग्निफिकेंस कितना गहरा है वो मैंने अपने जीवन में महसूस किया और हर दिन महसूस करती हूँ। तो सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बचपन से बहुत डरपोक थी स्वभाव से। पढ़ाई में अच्छी थी, एक अच्छी स्टूडेंट थी एकेडमिक्स में, लेकिन स्टेज फोबिया, पब्लिक स्पीकिंग, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वीकनेस थी। इस हद तक थी कि प्राइज़ लेने के लिए भी स्टेज पे जाना होता था तो पहली रात नींद नहीं आती थी, इतनी एंग्जाइटी होती थी, घबराहट होती थी। उस टाइम एंग्जाइटी शब्द तो नहीं पता था, है ना, बीमारी ही समझते थे इतने साल पहले, आज से 30-35 साल पहले, लेकिन आज समझ में आता है कि वो एंग्जाइटी ही होती थी। तो उस वजह से हम कभी स्कूल में, कॉलेज में अपनी उन कलाओं को नहीं दिखा सके जो अंदर से इच्छा बहुत थी कि करें। समय से शादी भी हो गई, शादी के बाद भी घर में 2 लोगों के सामने भी अपनी बात नहीं रख पाते थे, और इनफैक्ट यहाँ तक बात हो गई कि इतने डर बढ़ गए कि अंधेरे से डर लगना, कोई अनहोनी हो जाने से डर लगना, ये अनेक प्रकार के और डर बढ़ गए, अकेले जाने से डर। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन मुझे लगा ठीक है, ऐसा एक नॉर्मल है, एक नारी के जीवन में ये नॉर्मल है, शायद बीइंग अ फीमेल ये डर होना नॉर्मल है। बट 16 इयर्स बैक जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई, और आने का मेरा लक्ष्य जो था वो मेरे बच्चे थे। उस टाइम 3 और 5 साल के मेरे 2 कुमार बच्चे
तो उनके लिए मैं कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहती थी, तो मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में पहुंची। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मैं यहाँ आने का मेरा संकल्प उठा, मुझे नहीं पता था ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या होता है, कुछ नहीं मैंने सुना था, कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं देखा था, बट किसी से मैं मिली और मैं प्रभावित हुई। उन्होंने कहा मेडिटेशन करते हैं, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इन चीज़ है, हाँ ये तो हर एक को करना चाहिए, आजकल बड़ा प्रचलन है मेडिटेशन का, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न। तो उन्होंने हमें दिल्ली में शक्ति नगर सेंटर का एड्रेस दिया, मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, तो मदर इन लॉ ने सुनते ही कहा नहीं वहाँ नहीं जाना, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बच्चे हो, क्योंकि 32 ईयर्स की एज थी। तो दीदी मम्मी बोले कि वहाँ नहीं जाना, वो आँखों में जादू कर देते हैं, कुछ अपना बना लेते हैं बिल्कुल, फिर जो वो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, हम बड़ों की हमेशा मानते रहे और हमने यही सोचा कि अगर वो कह रही हैं तो हाँ कुछ तो होता होगा, भाई जादू टोना करते होंगे। मैंने कहा लेकिन मुझे सीखनी है मेडिटेशन, तो मैं कोई बात नहीं हस्बैंड के साथ जाऊंगी, मैं तो ऐसे ही हूँ, वो समझदार हैं। तो अच्छा किसी तरह उन्होंने परमिशन दे दी, और आप यकीन मानना मैंने 3 दिन तक दीदी की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा कि कहीं वो जादू ना कर दे मेरे ऊपर कुछ। लेकिन उन 3 दिनों में मैंने जो सीखा, जो समझा, वो इतना दिल को टच हुआ कि तभी से अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होने लगा, और लगा ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, जादू की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और धीरे धीरे समझ में आया कि जादू का मतलब क्या है। मतलब ये है, आप ज़िंदगी में जो इतना समय से अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करो, नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन आपको कोई बात क्लिक करती है, समझ आती है, क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी मिलते ही आपके अंदर से इच्छा होती है मुझे करना है, आप डिसीजन ले लेते हो। जिस डिसीजन को ही नहीं ले पा रहे थे ज़िंदगी भर से, तो जादू ही कहेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्या किया जो इनको क्या समझ में आ गया। तो वो तो एक बात की बात है। तो ये हंसी का अनुभव था कि मैंने 3 दिन तक इसलिए आँख ऊपर नहीं करी, लेकिन उसके बाद मैंने दीदी की तरफ देखना शुरू किया और ही शक्ति का अनुभव किया। और पहली शक्ति जो मुझे समझ में आई, दीदी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हु आर यू, कौन है आप, अपने बारे में बताइए। मैंने कहा आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अदिति सिंगल, मदर ऑफ 2 किड्स। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन बीइंग, क्या समझते हैं। मैंने कहा दीदी मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीखने आई हूँ, आप ही बता दो क्या मतलब। तो उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग 2 शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग, है ना। आपका ये चैप्टर हो चुका है, बट मैं अपना अनुभव में ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि उसने मेरे को कैसे बदला। तो उन्होंने कहा ह्यूमन हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, मिट्टी, मिट्टी का शरीर, लॉजिक समझ आया। बीइंग इज़ द कॉन्शियस लाइट एनर्जी ड्राइविंग दिस बॉडी, जो आप हो, आप शक्ति हो, ये शरीर है, आप मालिक हो, ये आपका घर है, आप चलाने वाले ड्राइवर हो, ये गाड़ी है। ह्यूमन बीइंग समझ में आया। तो मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो शायद बचपन से कॉन्शियसनेस थी, आई एम अ फीमेल, शायद लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कॉन्शियस हो जाती थी। वो डर था कुछ। उस दिन वो ऐसा एहसास हुआ मैं तो ये हूँ ही नहीं जो शीशे में दिखती हूँ, मैं तो ये हूँ जो सोचती है, समझती है। अच्छा लगा। अगले दिन दीदी ने कहा आपके 2 पिता हैं। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं 2 पिता हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो कल समझाया था ना, ह्यूमन बीइंग ये और ये, इसके पिता जिसका नाम फॉर्म पे लिखते हैं मिस्टर सो एंड सो, और इसके पिता आत्मा के पिता परम आत्मा। बड़ा क्लैरिटी आई। हाँ, कहते हैं बचपन से भगवान के हम बच्चे नाम इन पिता के लिखते हैं, तो किसके बच्चे हैं? तो थ्योरी में ही है शायद उनके बच्चे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि मैं आत्मा उसकी संतान, ये शरीर इनकी क्रिएशन, तो कैसे मेरे 2 पिता हैं। फिर एक क्वेश्चन आया कि भगवान ने, अगर मैं उसकी क्रिएशन हूँ तो मैं कमज़ोर क्यों हूँ? उसके लिए कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है और मैं कमज़ोर, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती, मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात हो जाए तो मैं कांपने लगती हूँ। तो मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी बचपन से स्टेज पे जाना चाहती थी, हमेशा ये सपना रहा, लेकिन कभी इसको पूरा नहीं कर पाई क्योंकि डर लगता है, सोच के ही कांपने लगती हूँ। हमेशा दूसरों को देख के सोचती थी मैं भी वैसे बोलूँ, मैं भी वैसे दिखूँ, मैं भी ऐसे करूँ, लेकिन कभी नहीं कर पाई। तो मैं इतनी कमज़ोर क्यों, भगवान ने मुझे शक्तियाँ क्यों नहीं दी? तो दीदी ने बड़ी अच्छी बात मेरे से पूछी, जो आप सब भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा मेरे साथ। उन्होंने कहा
कि अदिति, अगर पूरे वर्ल्ड में आप जैसा दिखने वाला, आप जैसा बोलने वाला, सोचने वाला, हर कर्म करने वाला अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो लेकर आओ। मैंने कहा दैट्स नॉट पॉसिबल दीदी, मेरी आइडेंटिकल ट्विन भी होती तो कुछ उसमें भी फ़र्क होता, हम सेम कैसे हो सकते। तो दीदी ने कहा यही बात समझनी है, भगवान ने आप जैसा दूसरा सैंपल नहीं बनाया है ना। हर एक अपने में यूनिक है, जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते शायद, लेकिन जो आप कर सकते हो और जैसा कर सकते हो वैसा भी पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है जो वैसा कर सके। और ये एक सोच जो थी, मेरे को एक 360 डिग्री टर्न पर्सपेक्टिव मेरे पर, जो अपने को देखने का दृष्टिकोण था वो मेरा बदला। हमेशा सोचते ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। अभी लगा कैसा भी नहीं बनना, मुझे सिर्फ वैसा बनना है जैसा भगवान ने मुझे सोचकर भेजा है, बनाया है। ही इज़ द क्रिएटर ना, तो क्रिएटर को पता होता है, आर्टिस्ट को पता होता है मेरी इस पेंटिंग की क्या विशेषता है ना। मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन इस बात पर विश्वास आ गया कि परमात्मा की मैं बहुत सुंदर रचना हूँ। और वहीं से मेरी मेडिटेशन की यात्रा शुरू हुई, जहाँ अपनी पहचान मिली। मैं भगवान की रचना हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है, ही इज़ द क्रिएटर एंड हु एम आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल, यूनिक, स्पेशल क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। भगवान की सबसे सुंदर, हट के अलग रचना हूँ। एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन इट। मैं पावरफुल हूँ क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर सारी कलाएँ हैं, मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं। जैसे जैसे ये मैं अपने आप में महसूस करती गई, वैसे वैसे मेरे अंदर मैंने देखा कि एक अलग प्रकार की शक्ति आती चली गई, हिम्मत आती चली गई, जो हिम्मत ही नहीं थी। कहते ना, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा 1000 कदम बढ़ाएगा। हिम्मत मर्दे खुद मददे खुदा, हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन ये हिम्मत अंदर आने लग गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चेंज आया कि किसी के से अपना कंपैरिजन हट ही गया, अंदर से ही हट गया, क्लेंज हो गया यहाँ से। किसी को देखकर कभी नहीं तो छोटी छोटी बातों में भी कंपैरिजन आ जाता है ना। कभी अपने स्टेटस को लेके आ जाता है, कभी कपड़ों को लेके आ जाता है, कभी अपनी लुक्स को लेकर आ जाता है, कभी अपने बच्चों को लेकर आ जाता है, कभी अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है। वो हट ही गया, ऐसा हट गया कि मैं हूँ ही सबसे अलग। और सबसे बड़ा परिवर्तन इसके बाद जो आया, मेरे अपने कॉन्फिडेंस में तो आया ही आया, लेकिन अपने बच्चों के प्रति एज अ पेरेंट मैं कहूँगी मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। एक एक्सेप्टेंस आई कि हर आत्मा जो है वो अलग है। जैसे ये नॉलेज मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भी कौन सी, अजर अमर अविनाशी। ये शरीर लिया है पार्ट प्ले करने के लिए, लेकिन लेने से पहले किसी और शरीर में थी, उससे पहले किसी और शरीर में थी, उससे पहले किसी और शरीर में थी, वेदर मेल और फीमेल कॉस्ट्यूम, वो कोई भी था चाहे, और इसको छोड़ के फिर किसी और शरीर में जाना है। तो मेरी यात्रा पीछे से चली आ रही है। मानते हैं इस बात को? मानते हैं। ईच सोल अपनी जर्नी। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पीछे के 10 जन्म लेते हैं। आज मैं जो कुछ हूँ, जितने भी मैंने शरीर लिए, जितने भी मैंने रोल्स प्ले करे, उन सब के अंदर मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने कुछ कर्म किए, कुछ रिश्ते बनाए, उन सब के आधार से मेरी अपनी कर्मों का खाता। कहते ना, आत्मा क्या लेकर आई, खाली हाथ आई खाली हाथ जाएगी। लेकिन परमात्मा हमको यहाँ पर ये ज्ञान देते हैं, खाली हाथ नहीं आए थे, है ना। पीछे से अपना कुछ अकाउंट लेकर आए थे और लेकर जाएंगे। स्थूल में ये ना शरीर लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, लेकिन पीछे से संस्कार और कर्म लेकर आए थे और यही हम लेकर जाएंगे। मानते हैं इस बात को? मानते हैं, सभी मानते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज़ में। तो आज मैं जो कुछ हूँ, आप सब अपने आप में इसको रिफ्लेक्ट कीजिए। आज मैं जो कुछ हूँ वो पिछले अनेक जन्मों के कर्मों और संस्कारों का सम टोटल पर्सनैलिटी है मेरी। यस। अब एक क्वेश्चन आपसे, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि जो मेरी पिछले 10 जन्म की जर्नी है या उससे पहले की जर्नी है, वो आप में से किसी एक के साथ भी मैच कर सकती है?
मेरी मदर के साथ, मेरी बहन के साथ मैच कर सकती है? मेरे बच्चों के साथ मैच कर सकती है? नहीं। इसका मतलब इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ आत्माओं के अंदर मेरी जर्नी उन सबसे अलग है। तो मेरा भाग्य अलग है, मेरे संस्कार अलग हैं। तो इससे सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस खुद के लिए आती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म ख़त्म होता है, सेल्फ एप्रिसिएशन आता है कि आई एम सो यूनिक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस पिता की क्रिएशन में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उस पिता की क्रिएशन में जो खुद ही फ्लॉलेस है, उसमें कोई कमी हो नहीं सकती। अगर आ गई है तो क्योंकि विस्मृति हो गई है मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की। तो जब हम रोज़ अपने मन बुद्धि को ये स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, तो जैसे कहते हैं बूंद 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 भी जाता है तो निशान पड़ जाता है। तो हमने उस दिन से जब से इस बात को समझा, एक गांठ मार ली कि इसके लिए समय ज़रूर निकालना है। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों सुबह मॉर्निंग में पहले हमने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद मुरली स्टार्ट करी, और उसका असर ये हुआ डे बाय डे जो वहाँ शिक्षाएं हमें सुबह मिलती थी। सुबह सुबह हम क्लास में जाते रहे, 16 साल हो गए रेगुलर जाते हैं। तो कैसे अपने अंदर वो शक्ति भरती चली गई, ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, है ना, धारणाओं की शक्ति। तो वो जैसे कि अपने अंदर वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हमें भी दिखने लगा, औरों को भी हमसे दिखने लगा। तो जैसे मैं बात कर रही थी बच्चों की, तो पहले मैं इस नॉलेज को लेने से पहले ऐसी मदर थी जिसको कहना चाहिए बहुत पॉजेसिव थी बच्चों के लिए, कि बच्चों को ये मेरे बच्चे हैं, एक तो ये कॉन्शियसनेस मेरे हैं तो इनको ऐसा होना चाहिए, इस टाइम ये खाना है, मैं जो खिलाऊंगी वही खाना है, मैं जो कहूँगी वैसे ही करना है, क्योंकि मेरे हैं, ये मेरापन बहुत था। और साथ साथ इसको मैं अच्छा ही समझती थी, क्योंकि मैं माँ हूँ, माँ का फ़र्ज़ है बच्चों के अंदर संस्कार देने, चाहे वो डांट के देने पड़े, पिटाई करके देने पड़े। हमारी मम्मी भी हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट रही, तो मुझे लगा कि शायद स्ट्रिक्टनेस ही तरीका है बच्चों के अंदर संस्कार भरने का। तो कभी कभी हाथ भी उठा देती थी, चिल्ला भी पड़ती थी, क्योंकि एक इमेज थी, वेल डिज़ाइंड इमेज, कि एक जिसे कहना चाहिए एक बच्चा कैसा होना चाहिए, एक आइडियल बच्चा कैसा होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज, वो मेरा फ्रेम था, उस फ्रेम में अपने दोनों बच्चों को सेट करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन जब मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज मिली और ये जैसे ही समझ में आया हर आत्मा की अपनी जर्नी है, तो ये एक्सेप्टेंस आई, हर एक के अपने एक संस्कार हैं, एक ओरिजिनल संस्कार है, परमात्मा ने तो सबको दिए, लेकिन जर्नी तो हर एक की अलग अलग है ना। आज जो मेरी बगिया में 2 फूल खिले हैं, दोनों की अपनी खुशबू है, अपनी उनकी लुक्स हैं, अपना उनका सब कुछ है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी सुंदर एनालॉजी है जो यहाँ परमात्मा के घर मैंने समझी, कि हमारे घर जो हैं, वैसे तो ये बेहद का घर है, लेकिन अगर हम उस 4 लोगों के घर को घर कहें तो वो सबसे छोटी यूनिट है। उसमें परमात्मा बागवान है, उसकी बगिया है ये, हम माली हैं, और ये बच्चे जो हैं ये उसके दिए हुए फूल हैं। उसने वो सैपलिंग्स लगाए हैं हमारे घर में। अब हर बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, लेकिन हर बीज की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को दिन में से 2 बार चाहिए, किसी को 2 दिन में 1 बार चाहिए, है ना। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। ये समझ में आया कि हर बीज जो है, जो परमात्मा ने ये 2 फूल मुझे दिए हैं, इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, इनका अपना अपना पोटेंशियल है। खरबूजे के बीज से आम का पेड़ चाहेंगे या आम का फल चाहेंगे, तो ये समझदारी तो नहीं है ना। तो दोनों का कंपैरिजन कुछ नहीं है। मैं चाहूँ दोनों ऐसे बने, एक पढ़ाई में अच्छा है दूसरा क्यों नहीं है, एक स्पोर्ट्स में अच्छा है दूसरा क्यों नहीं है। ये क्लैरिटी आ गई, और जब क्लैरिटी आ गई तो हर प्रकार के क्वेश्चन समाप्त हो गए। सारी अपने रोल की क्लैरिटी आई, इनके रोल्स की क्लैरिटी आई, इनकी जर्नी समझ आई, अपनी जर्नी समझ में आई, कि अब इस जीवन में हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से, यहाँ पर मेरा माँ का रोल है, ये बच्चों का रोल है, ये इनके पापा का रोल है, ये दादी का रोल है, ये नानी का रोल है। हर एक का रोल समझ में आया, और हर एक अपनी तरफ से जो संस्कार लेकर आया उसके हिसाब से प्ले कर रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये क्लैरिटी आते ही सब प्रश्न समाप्त हो गए, ये ऐसे क्यों है,
ये ऐसा क्यों नहीं करते, इनको ऐसा करना चाहिए, बल्कि दिल से एप्रिसिएशन जगा उनके लिए। उससे पहले मैं क्या करती थी, कंपेयर करती थी, क्योंकि हर एक की विशेषताएं तो अपनी अपनी है ना। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, उसकी राइटिंग मोतियों जैसी थी, दूसरे की राइटिंग खराब थी। एक खाना खाने में बड़ा अच्छा था, दूसरा परेशान बहुत करता था। तो आपस में कंपेयर करती थी। जो खाने में तंग करता था उसको कहती थी देख तेरा भाई कितना अच्छा अपने आप खाना खा लेता है। जो पढ़ाई में अच्छा था दूसरे को कहती थी देख तेरा भाई कितना अच्छा अपने आप पढ़ाई कर लेता है। तो जाने अनजाने में कंपैरिजन, मैं चाहती तो थी मोटिवेट करना कि वो उससे मोटिवेट हो, वो उससे मोटिवेट हो, बट समझ में आया कंपैरिजन इज़ नेवर द परफेक्ट टूल फॉर मोटिवेशन। वो मोटिवेशन तो कभी मिलता ही नहीं है। आप सबसे ही मैं पूछती हूँ, आप ही की, आप मान लीजिए दुरानी जेठानी है घर में, हाँ, और आप आज कोई सब्जी बनाते हैं, सर्व करती हैं, और सास अगर बस इतना कह दें हाँ बनी तो ठीक है लेकिन उसकी जैसी नहीं बनी, वो ज़्यादा अच्छी बनाती है, उससे सीखियो, तो आप सीखेंगे? आप कहेंगे अगली बार उसी से बनवा लेना। तो सास ने कंपेयर किया तो मोटिवेशन हमें फील हुई नहीं हुई ना। तो उन बच्चों को भी, चाहे आपस में अपने दो बच्चों को हम कंपेयर करते हैं, या उनके कज़न से करते हैं, या पड़ोसी के बच्चे से करते हैं, या उनके क्लासमेट से करते हैं, है ना, तो कभी भी कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं हो सकता, और ही इनसिक्योरिटी लेकर आता है, अपने प्रति हीन भावना लेकर आता है, दूसरे के प्रति जेलसी, कंपटीशन की भावना, उसको नीचा करने की भावना, ये सारी नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर आती हैं। और आज इसीलिए, क्योंकि बचपन से मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ऐसा होता है, घर में दो बच्चे होते हैं और बड़े होकर वही डिविजन्स होने लगते हैं, जो कल हम पैनल में डिस्कशन भी सुन रहे थे कि जब एक परिवार होता है तो मेरा परिवार है, और जब उसको हम, जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, वो फिर वो मेरा परिवार हो जाता है। तो ये डिविजन्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस डिवीज़न का बीज बचपन से ही डाला हुआ होता है। बचपन से ही जो कंपैरिजन किया होता है ना, तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तुझे ऐसा बनना चाहिए, तुझे ऐसा बनना चाहिए, कहीं हम वहीं बीज डाल देते हैं जहाँ पर वो बड़े होकर अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, हम उससे बेहतर, हम उससे बेहतर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम जब इस स्पिरिचुअल ज्ञान को लेते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है, संस्कारों की एक्सेप्टेंस आती है, क्योंकि आज कॉन्फ्लिक्ट सारा क्या है, संस्कारों का। कहीं मैं समझती हूँ मेरे संस्कार ठीक है, इनके संस्कार मेरे से मैच होने चाहिए, या मान लीजिए वाकई हमारे संस्कार अच्छे हैं, है ना, हमें परिवार से अच्छे संस्कार मिले, हमने लिए भी, अच्छी एजुकेशन ली। आज के ज़माने में बच्चों का जो इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर, हम कहते हैं परिवार से संस्कार आते हैं, एक्चुअली संग से संस्कार आते हैं, मानते हैं ना हम सभी। आज बच्चों का संग किसके साथ हो गया है पेरेंट्स के साथ संग, तो कैसे आएंगे संस्कार, कैसे आएंगे? बहुत ब्यूटीफुल बात मैं सुन रही थी, कोई बता रहे थे पैनल में ही कि बच्चे पैदा होते ही आजकल वो रख लेते हैं 40 डेज़ के लिए, 2 महीने के लिए घरों में, हर कोई रखता है, वो ही पालती है, वही चुप कराती है, वही चेंज करती है उसका सब कुछ। तो पैदा होते ही माँ से अलग हो जाता है बच्चा। जो बेसिक नेसेसिटीज़ भी माँ पूरी करती थी पहले, आज वो भी कोई और पूरी करता है। तो कैसे वो बॉन्डिंग होगी और कैसे हमारे संस्कार उसके अंदर आएंगे? आज बहुत सुंदर डॉक्टर उषा किरण जब डिवाइन गर्भ संस्कार की बात कर रही थी, तो आज कहते हैं माँ को खुश रहना चाहिए। अब माँ खुश रहने के लिए करती क्या है? मोबाइल पर एंटरटेनमेंट करती है अपना, और बच्चा कैसा चाहती है? जो मोबाइल हाथ में ना ले। अब अभिमन्यु की कहानी तो सबने सुनी है, इसलिए कहते हैं आजकल बच्चों को सिखाना थोड़ी पड़ता है मोबाइल कैसे खोलना है, पेट से सीख कर आते हैं, क्योंकि माँ को देखते हैं, घर में और बच्चे होते हैं उनको मोबाइल चलाते देखते हैं, अंदर से ही ट्रेनिंग मिल रही है, हाँ, कि ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, इसमें बड़ी कमाल की चीज़ें आती हैं। तो सब सुनते समझते पैदा होते हैं, तो इसलिए कहते हैं आजकल के युग के बच्चे, इन्हें कुछ सिखाना थोड़ी पड़ता है। जो माँ करती है वो कभी सिखाना नहीं पड़ता, पहले भी नहीं सिखाना पड़ता था। जो माँ करती है वो पहले से गर्भ से बच्चों के अंदर वो संस्कार आते हैं, आज भी नहीं सिखाना पड़ता। जो माँ करती है वो आज भी नहीं सिखाना पड़ता।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम पहले अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, देन हो सकता है आप में से कुछ मदर्स ऐसी भी होंगी जो कहेंगी हम नहीं देखते इतना मोबाइल, मेरा तो 6-6 घंटे मोबाइल कहाँ रहता है मुझे पता ही नहीं, लेकिन बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं। अब अगेन यहाँ ये समझने की बात है कि उनकी जर्नी अपनी है, हमारी जर्नी केवल यहाँ हम इकट्ठे मिले हैं, इस स्टेशन पर इकट्ठे मिले हैं, लेकिन पीछे से जर्नीज अलग हैं, ठीक है ना। हमारा बचपन अलग था, उनका बचपन अलग है, वो पैदा ही इस युग में हुए हैं, पीछे से भी संस्कार लेकर आए, यहाँ के भी संस्कार डल गए हैं, है ना। तो ऐसे में अब हमारा एक टाइम था, हम कूलर में सोते थे, बिजली भी चली जाती थी तो हम सोते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं कुछ सुन रही थी नए नए ग्रैंड पेरेंट्स से जो अभी अभी बने हैं, हमसे थोड़े सी उम्र में बड़े हैं, कहते अरे वो हमारे यहाँ जनरेटर नहीं था लेकिन पोता हुआ है ना अब जनरेटर लगवाया, वो 1 मिनट गर्मी सहन नहीं कर सकता, रोने लगता है। तो मैं कहा रोने तो थोड़े टाइम, क्या हो गया, रोएगा नसें खुलेंगी, शरीर खुलेगा, टांगे लंबी होंगी, उसमें क्या हो गया। नहीं नहीं, घर में कोई उसे रोता नहीं देख सकता, है ना। एक बड़ी सुंदर कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप सब इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि एक बार एक बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है और एक यंग व्यक्ति होता है। दोनों को लगता है गर्मी बहुत बढ़ रही है और घर के आगे आंगन है तो यहाँ पे कुछ बीज ला के डालते हैं, थोड़ी यहाँ पर अच्छे पौधे हो जाएंगे। दोनों लेकर आते हैं, एक ही नर्सरी से सैपलिंग्स लगा देते हैं, दोनों अपने गार्डन का ध्यान करते हैं। अब ये जो यंग व्यक्ति होता है ये ज़रा ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक होता है, एनर्जी होती है इसमें, अपने पौधों का बहुत ध्यान रखता है, समय पे पानी देना, खाद देना, प्रूनिंग करना, कटिंग करना, सब चीज़ों का ध्यान देता। लेकिन ये बुज़ुर्ग व्यक्ति समय पर देते थे लेकिन इतना ओवर नहीं, ठीक है, जितना थोड़ा बहुत दिया, ध्यान रखा। एक दिन जब इनके मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो यंग व्यक्ति था उसका गार्डन ज़्यादा हरा भरा था, ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते थे उसके पौधों में, सब कुछ बहुत अच्छा था, इनका भी ठीक ठाक था। एक दिन तेज़ आंधी आती है और अगले दिन जब वो निकलते हैं अपने गार्डन को देखने के लिए तो जो ये यंग व्यक्ति होता है इसके बहुत सारे पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के बहुत कम नुकसान हुआ होता है। तो बड़ा परेशान होता है, कहता है मैं आपसे ज़्यादा केयर करता हूँ, ज़्यादा टाइम देता हूँ, लेकिन मेरे पौधे उखड़ गए, आपके नहीं उखड़े, इसका क्या राज है, क्या समझते हैं हम, क्या समझते हैं? हाँ जी, एक एक करके हाँ बताइए आप, सेकंड रो में जो आप बोल रहे हैं। हाँ, शॉर्ट में बताया इन्होंने, मेहनत से जमाई थी, क्योंकि जब बुजुर्ग व्यक्ति पानी देता था तो उतना ही देता था जितना उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बाकी और पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए जड़ों को नीचे धरती में जाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ी, जिससे उनकी पकड़ मिट्टी के अंदर मजबूत हो गई। और जो यंग व्यक्ति था ये पानी देता रहता था, सब काम उनके लिए पहले ही कर देता था, तो जड़ों को गहराई में जाना ही नहीं पड़ा ना, तो इसलिए थोड़ा सा तूफान आया और उखड़ गए। आज कहीं हमारी पेरेंटिंग भी ऐसी तो नहीं है, एक एक दो दो बच्चे हैं, हाँ, और हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि कहीं हम ऐसा समझते जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को ज़रूर दूंगी, है ना। और कहीं उस देने में हम इतना दे देते हैं कि बैलेंस खो देते हैं। तो परमात्मा भी हमको सिखाते हैं यहाँ पे लव एंड लॉ का बैलेंस। इतना भी लव ना हो जो बिगाड़ दे बच्चों को, संस्कारों से दूर ले जाए। और फिर हम क्या कहते हैं, छोटे हैं ना, समझ जाएंगे। और जब थोड़ा सा बड़ा होता है और वो वैसे ही करता, कहते हैं तुम बड़े हो गए हो, अभी तक समझे नहीं हो। समझाया ही कब हमने, है ना। बचपन में मिट्टी कैसी होती है, उसको जैसे मोल्ड करोगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट बचपन से ही बताएं। मैं चक्रधारी दीदी का ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ, दीदी सामने बैठी है। मैं गॉडली वर्जन सुनती थी तो उसकी ड्राइंग्स बनाती थी। तो छोटा वाला मेरा बेटा उस टाइम मेरे ख्याल से 7-8 साल का होगा, तो वो भी देखकर फरिश्ते बनाता था। मैंने उसको, हम जब आते थे मधुबन में तो उसको भी डायरी लेकर दी छोटी सी, तो वो भी मैं देख देख के कुछ ऐसे बनाता था, फेरीज बनाता था और ऐसे करके स्टार बनाता था, मैं आत्मा हूँ, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखता था। तो मैंने दीदी को दिखाया, मैंने कहा दीदी देखो ये भी ऐसे बनाता है, ऐसे बना रहा है। दीदी बोली हाँ भाई, माँ बनाएगी तो बच्चा भी बनाएगा। मैं बड़ी खुश थी। फिर दीदी ने उसे बड़े प्यार से कहा,
आपने ना ड्राइंग्स बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन देखो यहाँ पर जगह छोड़ दी, ये एक पेज पूरा छोड़ दिया है ना, ये तो जगह वेस्ट हो गई ना। तो उसको समझ में आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एप्रिसिएट करें लेकिन उसके साथ बड़े मीठे रूप से करेक्ट भी करें। हम कई बार सोचते हैं छोटा है ना, छोटे के हिसाब से बहुत कर लिया, लेकिन छोटे को ही थोड़ा सा उसमें ही अप्रिशिएट करते, उसको मोल्ड कर दे, वहीं पर उसको ठीक कर दे। तो मुझे बहुत सारी बातें मैं दीदी को देख देख के सीखती हूँ कि किस तरीके से। अब कई बार क्या होता है, हम कोई करेक्शन देनी होती है, हम कहते हैं हम माँ हैं, हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। ये भी चीज़ है, दोनों का बैलेंस बता रही हूँ। ये भी नहीं अप्रिशिएट ही मेरा राजा बच्चा, प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है, हाँ जो करते रहते हैं हम कई बार, फिर बच्चा भी कहता है हाँ मम्मी क्या चाहिए पहले आप वो बताओ। मतलब वो भी समझते हैं कि आज मम्मी को ज़्यादा ही मक्खन लगा रही है। तो बहुत मतलब अप्रिशिएट करें फॉर द रियल थिंग, जो उसके अंदर खास विशेषता है। और दूसरा साथ में लेकिन शिक्षा भी देनी है ना, शिक्षा भी देनी है। तो शिक्षा और स्नेह दोनों साथ साथ देना है। तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला मैंने जो समझा, एक्ट विद टैक्ट। ये हर रिश्ते में काम आता है, हर रिश्ते में, आपसे छोटे हैं बड़े हैं, परिवार में कोई भी है, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम करते हैं, एक्ट विद टैक्ट, ACT, इसको नोट करके लेके जाइएगा और कहीं भी अप्लाई कीजिए, इट वर्क्स एवरीवेयर। A से मतलब एप्रिसिएशन। कोई भी व्यक्ति आपके सामने है, आप उसको एप्रिशिएट ज़रूर करें, उसकी उस विशेषता से देखें, क्योंकि ये तो मानते हैं ना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें विशेषता ना हो, है ना। भले 99 कमियाँ हो, एक विशेषता तो होगी, क्योंकि हर इंसान परमात्मा की संतान है। भगवान ने तो खैर उसे गुणों का पुंज बना के ही भेजा था, बट चलो ओवर द जर्नी बहुत सारी गलतियाँ हो गई जो भी है, बट कुछ तो विशेषता है। तो सी देम थ्रू दैट वर्च्यू, उस विशेषता को देखते हुए उन्हें अप्रिशिएट करिए। फिर अप्रिशिएट करने के बाद सी, आप में इतनी अच्छी विशेषता है लेकिन थोड़ा सा ये ठीक कर लेना, करेक्शन, सी फॉर करेक्शन, बड़े प्यार से उसको वो करेक्शन दें। फिर लेकिन छोड़े नहीं, टी है, ACT, T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। हाँ, उसका बड़े अच्छे से प्यार से उसको दृष्टि देते हुए हाथ में हाथ लेके उसको प्यार से करें। और मुझे पूरा यकीन है आपके अंदर ये है ही, आपके लिए बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ये ट्रस्ट दिखाना। एक छोटी सी गलती मैं पहले कर दिया करती थी, मैं किसी को अप्रिशिएट भी करती थी, फिर कहती थी करना तो आपने वही है जो आपने करना है। तो मैंने उस पर विश्वास नहीं जताया ना। जब मेरा ही उस पर विश्वास नहीं है तो वो अपने ऊपर कैसे विश्वास करेगा, कहेगा आपको पता तो है ही मैंने करना नहीं है ना। तो उस पर ट्रस्ट सिर्फ दिखाना नहीं है, दिल से उस शुभ भावना का ट्रस्ट उसको देना है, देना है ना। मैं आपको एक मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं लाइफ के समझ याद आ रहे हैं, समय को देखते हुए छोटी छोटी टिप्स आपको जो मतलब यहाँ से सीखा हमने। जैसे कल से हम एक बहुत बात सुन रहे हैं भोजन बनाने की। तो मैं जब 2009 से मैंने इस ज्ञान को लेना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, अनुभव बहुत अच्छे होने लगे। बहुत जल्दी फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, नेशनल रिकॉर्ड्स बने, किताबें लिखनी शुरू करी। 1 साल के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, सफलताएं भी मिली। और मैं सुबह मेडिटेशन करती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक इशू आने लगा, सुबह 4 बजे उठ के हम मेडिटेशन करते थे और 5 साढ़े 5 तक सब कुछ ठीक। 6 बजे से जब मैं बच्चों को उठाने जाती थी, क्योंकि छोटे थे बच्चे, उठाने जाती थी, तब से धीरे धीरे जो अभी तक बड़ी शांति रहती थी, उसके बाद मन अशांत होना शुरू हो जाता था, क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। उठाती थी, प्यारा बच्चा, राजा बच्चा, शुरुआत तो यहीं से करती थी, बट वो राजे बच्चे को तो कान में कुछ सुनता ही नहीं था और ही ऊपर चद्दर करके सो जाता था, आ गई मम्मी उठाने। जब तक चिल्लाती नहीं थी, डांटती नहीं थी, बच्चे उठते ही नहीं थे। अब ये आज तक तो सही लगता था, अब गिल्ट आने लगा कि एक तरफ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति की प्रैक्टिस करती हूँ, और दूसरी तरफ मैं चिल्ला रही हूँ। तो अपने अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, वेयर इज़ पीस, शांति कहाँ है? तेरी बोलने में तो आई नहीं, तेरी सोच में तो आ नहीं रही शांति। तो मैंने दीदी से इस बात को डिस्कस किया। मैंने कहा दीदी मैं ना सुबह इतनी तंग हो जाती हूँ, हस्बैंड अखबार पढ़ते रहते हैं,
मम्मी जी वॉक पे चली जाती हैं, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, दोनों बच्चों को उठाना, लंच तैयार करना, दोनों सुनते नहीं हैं, एक पैर किचन में, एक पैर कमरे में, बाथरूम में, उसको बिठा कर आती हूँ, ये करती हूँ, है ना। आप सबकी स्माइल से पता लग रहा है कि आप सब उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हर माँ का शायद ऐसा सीन होता है। और अभी तक मुझे गुस्सा नहीं आता था, अब लेकिन मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लग गया है और औरों पे भी आने लग गया है। नोबडी इज़ कोऑपरेटिंग। और सुबह का सीन ऐसा होता है, मैं जब तक चिल्लाऊँ नहीं, ये बच्चे मुझे ज़बरदस्ती चिल्लवाते हैं। जब मैं चिल्लाती हूँ तभी काम होता है। अब क्या करूँ, कहाँ से शांति हो? सारा दिन घर में लड़ते हैं दोनों बॉयज़, इतना लड़ते हैं, तो कहाँ से मैं शांत रहूँ? जब तक ये शांत नहीं होंगे मैं कैसे शांत हूँ? तो दीदी ने कहा, मैंने और भी बातें बताई, वो लंच नहीं खा के आता है, वो दूध नहीं पीता है, तंग कर रखा है मुझे। तो दीदी बोली, ये सब आपके वजह से ही हो रहा है। मैं कहा, इतना काम कर रही हूँ मैं, उसके बाद भी आप कह रहे हो मेरे वजह से हो रहा है? कहते, क्योंकि आप जब उनका किचन में भोजन बना रहे हो, दूध बना रहे हो, क्या सोच रहे हो? पीना है नहीं, तंग कर रखा है, कोई मुझे सहयोग नहीं देता। अब ये सब कुछ जो आप सोच रहे हो, ये वाइब्रेशंस के फॉर्म में उस भोजन में जा रहा है। अब ये बात है 2009-10 की बात है। तब कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं थे, मैंने वाइब्रेशन शब्द सुना नहीं था इतना, कोई ऐसे मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा, ऐसे कैसे मैं जो सोचती हूँ खाने में जा रहा है? तो दीदी ने साइंटिफिकली भी मुझे बताया और थोड़ा कहा कि, मैंने कहा, अच्छा करूँ क्या, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँ मुझे। तो उन्होंने कहा कि जितने बजे किचन में जाते हो और 5-10 मिनट पहले जाओ, बाबा को याद करो, शिव बाबा को, परमात्मा को बुलाओ, परमात्मा की ये रसोई है, परमात्मा के लिए भोग बन रहा है, उनके बच्चों के लिए भोग बन रहा है, उस सर्वशक्तिवान का आवाहन करो, निमित्त बन के जाओ। और ये सब जब स्मृतियाँ आप लेकर जाओगे, बहुत शांति से भोग बनाने जा रही हूँ, बच्चों का लंच नहीं बनाने जा रही, भोग बनाने जा रही हूँ। तो मैं सुनती रही, नोट करती रही, अच्छा क्या क्या करना है, बट कुछ ऐसे निश्चय नहीं था कि ये काम करेगा नहीं करेगा। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ये ट्राई करूँगी, क्योंकि साइंटिफिक बुद्धि शुरू से है, एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती हूँ जो चीज़ अच्छी लगे। मैंने कहा, मैं एक्सपेरिमेंट पूरे दिल से करूँगी, और ये मेरे लिए काम करा। अभी तक तो कुछ काम किया नहीं है, और सब बातें दुनिया की बातें, लेट मी वर्क ऑन दिस। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, बिल्कुल मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं बाबा को आवाहन करके शिव बाबा की शक्तियाँ लेकर इस भोजन में जा रही हैं, इस दूध में जा रही हैं। और बाबा के बच्चे बहुत शक्तिशाली बन रहे हैं, इसको लेके वो बहुत शांत हैं, शक्तिशाली हैं, सही निर्णय ले रहे हैं। ऐसे ऐसे करते हुए भोजन बना के जल्दी से आधा बना के फिर बच्चों के पास गई। मैंने कहा, बाबा आप चलो, आपके बच्चे हैं, हम दोनों मिलके उठाते हैं, आज मैं अकेले नहीं उठाऊंगी, आप चलो। और जब बाबा को साथ लेके आई, मैंने कहा, उसको आप उठाओ, इसको मैं उठाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही विजुअलाइज किया उन परमात्मा के साथ कि वो कैसे साथी बन के, पिता बन के बच्चों को उठा रहा है। और बड़े प्यार से उनको टाइम दिया बच्चों को, क्योंकि हम टाइम तो होता ही नहीं ना हमारे पास, जल्दी जल्दी तो हमारे अंदर मची होती है, और हम चाहते वही हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे भी जल्दी जल्दी कमांड हमारा लेते जाएं। तो उस दिन मेरी स्थिति अलग थी, बच्चों को टाइम से उठे भी वो, क्योंकि पूरा टाइम उनको दिया उठाने में, भोजन भी करा, सब कुछ। तो जो 2 दिन के अंदर मैंने देखा मेरे बच्चों में परिवर्तन आने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन उनसे भी पहले जो मैंने देखा मेरे अंदर आया। मैं जो अशांत थी, मैं अंदर से जो डिस्टर्ब रहती थी, इतने संकल्प चलते थे, वो शांत हुए। मुझे टेक्निक समझ में आई कि वास्तव में जो मेडिटेशन करते हैं उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में, परिवार में, संबंधों के साथ, भोजन बनाते, कर्म करते, उसको कैसे लेकर आनी है ना। तो वो जब किया तो मुझे अपने अंदर बड़ा हल्का महसूस हुआ, अपने अंदर बड़ी खुशी महसूस हुई। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मेरे बिहेवियर में, बच्चों के अंदर आने लगा। और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ जो मैंने किया। परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा मन ये प्रयोगशाला है, तुम्हारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। तो मैं क्लास में दीदी से सुनकर आई थी कि आप जैसा संकल्प करो वैसा ही होता है, आपके संकल्पों में इतनी शक्ति है। बस शुद्ध मन से भगवान को सामने रखकर, परमात्मा की प्रेरणा से, जो बाबा ने कहा ऐसे संकल्प करो, क्या नहीं कर सकते आप। तो मैंने भी अगले दिन सुबह सुबह उठकर अमृत वेला करने के बाद विजुलाइज किया, क्योंकि दोनों बच्चे लड़ते बहुत थे, इतना तूफान मचाते थे, मुझे लगता था दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ने वाले बच्चे मेरे घर में हैं। तो मैंने बाबा के सामने अमृत वेला करके बच्चों को इमर्ज किया, और मैंने सारा दिन विजुलाइज किया कि कैसे परमात्मा के बच्चे सुबह उठ रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, अपने आप उठ रहे हैं, दूध पीकर, नाश्ता लेके टाइम से जा रहे हैं, मुझे कहना ही नहीं पड़ रहा, आराम से जा रहे हैं।
वापस आ रहे हैं, अपना सामान एक जगह रख रहे हैं, मम्मी जल्दी से खाना दे दो, मैं खाना दे रही हूँ, फिर वो होमवर्क कर रहे हैं, फिर वो खेलने जा रहे हैं, रात को टाइम से सो रहे हैं। मैंने पूरा दिन जैसे कोई फैंटेसी होती है ना, आई वॉज लिविंग दैट फैंटेसी। उस दिन 15 मिनट एक्स्ट्रा योग हुआ, मुझे टाइम का पता नहीं लगा। फिर टाइम देख के उठी, मैंने कहा बहुत फैंटेसी कर लिया, अब उठ जाओ थोड़ा। बट मैं उसको ऐसे महसूस कर रही थी कि वो हो रहा है मेरे साथ। और थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसा लगा जो फिल्म मैंने अभी देखी थी वो मेरे साथ हूबहू हो रही है। वैसे ही बच्चे उठ गए, वैसे ही मेरे से बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मम्मी, अपने आप बाथरूम जा रहे हैं, अपने आप तैयार हो रहे हैं, मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ उनको, मैं भी शांति से काम कर रही हूँ। मैंने कहा सो पीसफुल, कितना अच्छा लग रहा है। और वो सारा दिन वैसे ही बीता, बच्चे बड़े प्यार से खेले, एक दूसरे से लड़े भी नहीं, बहुत आराम से। मैंने अगले दिन दीदी को आके अनुभव सुनाया, मैंने कहा दीदी कल तो कमाल हो गया, बच्चे इतनी शांति से खेले, सारा दिन वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था, जो संकल्प किया वैसे ही संकल्प हुआ। मैं बड़ी खुश। उस दिन सुबह भी उठ के मैंने वही सब किया, मुझे मज़ा भी आया करने में और उसका रिजल्ट दिख रहा था सामने, तो अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने वो सब कुछ वैसे ही फिर अगले दिन किया। तो लेकिन अच्छा, अब दोपहर हो गई, बच्चे स्कूल से आए आपस में खेल रहे हैं, कर रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड से बोली, मैंने कहा पता है कल से बच्चे एक बार भी लड़े नहीं हैं, बिल्कुल शांति से खेल रहे हैं, लड़े ही नहीं बच्चे। और थोड़ी देर बाद वो लड़ने लगे। मंगल हो, सारा जादू खत्म हो गया। मैंने अगले दिन दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी कल तो कुछ काम नहीं दिया, वो शाम तक ठीक रहे थे, फिर बस हम बात ही कर रहे थे, थोड़ी देर बाद लड़ने लगे। तो दीदी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि देखो, हम कोई कंप्यूटर पे कमांड देते हैं और उसको प्रिंट बटन ऑन कर देते हैं, तो जैसा कमांड दिया होता है वैसा प्रिंट आउट निकलता है। लेकिन अगर आप उसमें प्रिंटर में वायरस आ जाए, कोई प्रोग्रामिंग में ही वायरस आ जाए, तो प्रिंटर कैसा प्रिंट आउट निकालेगा? अटक अटक के निकलेगा, ख़राब निकलेगा। अब आपने सुबह कमांड तो अच्छा दिया था, पहले दिन वैसा ही प्रिंट आउट आया, अगले दिन आपने डाउट का वायरस ले आए। जब आपने कहा बच्चे लड़े ही नहीं, तो लड़े ही नहीं तो पिक्चर कौन सी आई कि लड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं समझता हमारा मन, है ना। तो पिक्चर कौन सी आई? लड़ रहे हैं। और जैसे ही आपने वायरस क्रिएट किया, वो प्रिंट आउट में लड़ने लगे। फिर तो समझ में आया हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है, जो कुछ हो रहा है वो हमारे संकल्पों से हो रहा है। और इसको और भी कई जगह, लास्ट अपना अनुभव सुनाऊंगी, अनुभव तो कई हैं बच्चों के लिए। मेरा बेटा छोटा वाला 8th में था, तो उस टाइम उसके स्कूल से रोज़ फ़ोन आने लगा, ये बहुत तंग करता है, क्लास में बहुत बोलता है, डिस्टर्ब करता है, बीच में बोलता है, सारे बच्चे हंसने लगते हैं, ये और बोलता है, और डांटने पर भी चुप नहीं होता, आप इसको घर में थोड़ा समझाओ। मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट फील हुई। मैंने कहा स्कूल से ऐसा कंप्लेंट का फ़ोन आया, इसे प्यार से समझाया मैंने कहा ऐसे नहीं करते बेटा, स्कूल में कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। अब माँ कंसंट्रेशन सिखाती है और बच्चा स्कूल में ऐसे काम करे। बट एनीवे, ये भी बाबा ने मुझे शिक्षा दी स्पिरिचुअल नॉलेज से कि कभी भी आप जो हो उससे बच्चों को कभी भी ये नहीं सोचो मैं ऐसी हूँ तो मेरा बच्चा नहीं है, वो अलग आत्मा है। इसलिए हमने कभी भी, मैं मैथ्स कराती हूँ तो बच्चा मैथ्स में अच्छा होना चाहिए, ये मैं ये कराती हूँ, तो उस चीज़ का प्रेशर कभी बच्चों को नहीं दिया, ना अपने ऊपर लिया। शुरू में होता था, बट मैंने उस बर्डन से अपने आप को रिलीज़ किया। वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो मुझसे भी अच्छे है ना। मैंने तो परमात्मा को इस उम्र में जाना, वो तो परमात्मा को बचपन से जान रहे, उस वाइब्रेशंस में पल रहे हैं, तो ये तो मेरे से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो उस रूप से मैंने फिर उसको समझाया, बिल्कुल हाँ मम्मी कल से बिल्कुल नहीं। मैंने कहा चलो समझ के, अच्छी बात है। अगले दिन फिर फ़ोन आया टीचर का, आज भी ऐसे ही कर रहा था। मैंने कहा अच्छा मैम समझाया तो था, आज फिर समझाऊंगी। दूसरे दिन समझाया, तीसरे दिन समझाया, बट फिर डायरी में नोट आया। मैंने कहा ये तो काम नहीं कर रहा। फिर वही आया कि दीदी कहते हैं, बाबा कहते हैं संकल्पों में आपकी बहुत शक्ति है, आप क्यों सोच रहे हो ये क्लास में तंग करता है। सुबह उठ के अमृत वेला 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, अमृत वेला 45 मिनट्स करके 2 मिनट उस बच्चे के लिए संकल्प किया कि बाबा और मैं जा रहे हैं माता पिता बन के उसके, और उसके सिर पे हाथ रख के, आत्मा यहाँ पर स्थान है, हाथ रखकर बाबा की, मतलब मैं निमित्त माँ हूँ, उस सुप्रीम फादर से किरणें ली, जिसका वो वास्तविक में बच्चा है, उससे किरणें ली, क्योंकि मैं निमित्त हूँ, उससे शक्तियाँ लेकर परमात्मा की शक्तियाँ उस बच्चे को देते हुए कि ये हंस बुद्धि आत्मा है। हंस बुद्धि क्यों कहा? क्योंकि हंस जो होता है उसके अंदर गलत और सही कर परख की शक्ति होती है,
सही को चुनता है, वो श्रेष्ठ को चुनता है। तो मेरे कहने से उस पर असर नहीं आ रहा था, जबकि जानता है वो ये करना है, पर फिर भी शक्ति नहीं है अंदर से करने की। तो इसलिए उसको वरदान के रूप में परमात्मा से शक्ति दी। ये हंस बुद्धि आत्मा है, ये खुद सही निर्णय लेता है, ये सही को ही चुनता है, इसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, ये क्लास में सबको कंसंट्रेशन का सहयोग देता है, ये क्लास में टीचर की बहुत अच्छे से हर बात को सुनता समझता है। ऐसे ऐसे संकल्प 2 मिनट के लिए उसके लिए करें, और 2 दिन में ही उसका असर दिखाई देने लगा। टीचर से किसी सिलसिले में बात हुई, मुझे था अब शिकायत फिर करेगी, लेकिन टीचर कहती है, मैंने ही पूछा, मैंने कहा अभी कैसा है क्लास में? कहती नहीं 2 दिन से तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अगले हफ्ते मैं टीचर्स मीटिंग में गई, पेरेंट टीचर मीटिंग में, उठ के मेरा वेलकम किया। कहती क्या कमाल किया आपने, क्या जादू किया उसके ऊपर, कि अब तो वो पूरी बात ऐसे ध्यान से सुनता है। मुझे लगता है क्लास में वही फोकस कर रहा है, नोट्स भी बनाता है, सब कुछ करता है। और मैंने बेटे में भी फ़र्क देखा, घर में भी। तो कहने का भाव ये है कि वो जो जादू कहते हैं ना, जादू हमारे संकल्पों में है। संकल्पों में जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। ज़रूर है बच्चों के अंदर बहुत कमियाँ, आज मोबाइल देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम जब मोबाइल देखते हैं वो हम क्या कहते हैं, उनको कहते भी नहीं हैं क्योंकि आज वो सुनते नहीं हैं, लेकिन अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या होगा इनके भविष्य का, क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, कैसे इनका फ्यूचर बनेगा, पता नहीं मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना। कोविड के टाइम मुझे भी ऐसे थॉट्स आते थे, जब मेरा बड़ा बेटा IIT की तैयारी कर रहा था, JEE की तैयारी कर रहा था, और ब्राइट स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन वो भटक गया मोबाइल में। लेकिन शुरू में तो 1-2 दिन मुझे बहुत संकल्प ऐसे आए, लेकिन मैंने सिर्फ फिर वही सोचा, ये बहुत भाग्यशाली बच्चा है, ये हंस बुद्धि आत्मा है, इसका भाग्य इतना श्रेष्ठ है, ये जो कर रहा है उसी से इसका भाग्य उज्जवल जाएगा। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है सारा दिन मोबाइल पे, ना मैंने जानने की ज़रूरत करी समझी, क्योंकि जितना मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगी उतना वो मेरे से दूर जाएगा। ये उम्र ऐसी होती है, 12th में पढ़ता था तब। लेकिन उसको उसके पास जाके बैठती थी, वो कहता था क्यों आई हो मम्मी, आपको क्या काम है? मैंने कहा कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर मन था मुझे आपके पास बैठने का, बट मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत करो कोई बात, क्योंकि मुझे पता था ये ह्यूमन टच की उनको ज़रूरत है, ये ह्यूमन वाइब्रेशंस की ज़रूरत है। निरंतर उस मोबाइल से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उसको मुझे अगर कट करना है। एक बहुत सुंदर बात मैंने यहाँ से सीखी, बच्चों को आप नेगेटिविटी से नहीं बचा सकते, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी इतनी दो कि वो नेगेटिविटी नलीफाई हो जाए, उससे ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी जाए। तो हम उसको रोक नहीं सकते। आज बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कहीं जाने से, कोई गैजेट यूज़ करने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी शक्ति उनको इतनी दे सकते हैं कि अपनी संकल्पों से सोचो ही नहीं इनका भविष्य खराब है, इनका भविष्य बहुत अच्छा है, परमात्मा की छत्र छाया में है, ये हंस बुद्धि है। ये मन से इस बात को स्वीकार लो। अगर आज कोई सीन ऐसा भी लग रहा है खराब है, तो कल इनके लिए अच्छा ही होगा। और मैंने देखा वो बच्चा 18 घंटे मोबाइल देखता था, चाहे 6 घंटे भी सोता था या नहीं, लैपटॉप पे बैठा रहता था। 2 साल बाद उसने मुझे बताया, उसने अपना एक आर्टिकल दिखाया, मम्मी मैंने ये लिखा है। आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा ये तूने लिखा है, कहाँ सीखी इतनी अच्छी इंग्लिश? मतलब मैं कहा मेरी तो पल्ले ही नहीं पड़ रही, इतनी अच्छी इंग्लिश और इतनी अच्छी सब कुछ जो बनाया था उसने सारा इतना। तो कहते मैं, आपको पता है क्या करता था, मैं हर मूवी को, हर चीज़ को बार बार 5-5, 6-6 बार इसलिए देखता था, उसकी एक एक वर्ड के कई मीनिंग्स को मैं नोट करता था, और अपनी वोकैबलरी को मैंने इम्प्रूव करके ये आर्टिकल लिखा है। अभी उसके 200 रिव्यूज़ उसने इंटरनेट पे लिखे हैं, और सब अपने आप, मुझे बड़ी हैरानी होती है। मतलब उस बात पे निश्चय हुआ कि परमात्मा को जब हम बीच में रखते हैं, उनका साथ लेते हैं, तो गलत भी अगर वो कर रहा है तो उसको कैसे सही राह मिल जाती है हमारी निरंतर वाइब्रेशन से। एक वाइब्रेशन मोबाइल से आ रही है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, हम तो चैतन्य हैं, है ना। हमारी शक्ति कितनी होगी उसका हम अनुमान अगर अपने में हम स्वीकार करते हैं, मैं शिव शक्ति हूँ, तो हम अपने घर को, अपने को तो करेंगे एम्पावर, लेकिन अपने पूरे परिवार को एम्पावर कर सकते हैं, और हमारे संबंध भी बहुत मधुर बन सकते हैं, है ना। तो मुझे पता है बहुत सारी यहाँ पे बहनें ऐसी बैठी जिनके खुद के अनुभव इतने बहुत सुंदर सुंदर हैं, है ना। तो एक दूसरे से जब हम मिलें, बातचीत करें, तो अनुभवों की लेन देन करें, प्रॉब्लम्स की नहीं करें। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हर बात से, हर वक्ता से सॉल्यूशंस लेकर हम यहाँ से जाएं, जिससे कि जब हम जाएं तो औरों को भी प्रेरणा मिले, कहाँ से होकर आए हैं, बिल्कुल बदल कर आए हैं, है ना।
थैंक्स उस परमात्मा का, आदरणीय चक्रधारी दीदी का बहुत दिल से थैंक्स जिन्होंने मौका दिया, और आप सबका थैंक्स कि इतनी लेट भी आपने इसको इम्पोर्टेंस दी और आप यहाँ पहुँचे। उस परमात्मा का दिल से थैंक्स। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन